नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई के रजत जयंती समारोह में कहा, भारत इस दशक के अंत तक 6G प्रौद्योगिकी की शुरुआत करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा, 5G प्रौद्योगिकी से देश में शासन प्रणाली में सकारात्मक बदलाव आएगा। सरकार ने गेहूं निर्यात प्रतिबंध पर राहत की घोषणा की। इस महीने की 13 तारीख को या उससे पहले सौंपी गई गेहूं की खेप के निर्यात की अनुमति दी जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने आह्वान किया कि भारत फिल्म व्यापार क्षेत्र में सुगमता लाने को प्रतिबद्ध है। 75वें कान फिल्म महोत्सव में भारतीय मंडप को विश्व के कथा केंद्र के रूप में भारत को स्थापित करने पर केंद्रित रहेगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर कल भारतीय मंडप का उद्घाटन करेंगे। इस्तांबुल में विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 3 भारतीय मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल में जगह बनाकर 3 पदक पक्के किए। ओडिशा ने कर्नाटक को 2-0 से हराकर 12वीं राष्ट्रीय सीनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप का खिताब जीता। और आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मैच जारी। समाचार संध्या में नीलम मलकानिया के साथ मैं चंद्रिका जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 8 वर्ष में विस्तार, सुधार, विनियमन, जवाबदेही और क्रांति लाने के पंचामृत के साथ दूरसंचार क्षेत्र में नई ऊर्जा का संचार किया है। श्री मोदी ने आज नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई के रजत जयंती समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि देश का दूरसंचार क्षेत्र आत्मनिर्भरता का बेहतरीन उदाहरण है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने 5G टेस्ट बेड का शुभारंभ किया और कहा कि स्वदेश में निर्मित ये टेस्ट बेड दूरसंचार क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण कदम है। मैं इस प्रोजेक्ट से जुड़े सभी साथियों को, हमारे IITs को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथ ही मैं देश के युवा साथियों को, रिसर्चर्स और कंपनीज को आमंत्रित करता हूं कि वो टेस्टिंग फैसिलिटी का उपयोग 5G टेक्नोलॉजी के निर्माण के लिए करें। विशेष रूप से हमारे स्टार्टअप्स के लिए अपने प्रोडक्ट टेस्ट करने का ये बहुत बड़ा अवसर है। यही नहीं, 5GI के रूप में जो देश का अपना 5G स्टैंडर्ड बनाया गया है, वो देश के लिए बहुत गर्व की बात है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2G से निकलकर देश तेजी से 3G, 4G के दौर में आया और अब 5G की ओर बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि इस दशक के अंत तक 6G प्रौद्योगिकी को शुरू करने में कामयाब होगा। इसके लिए कार्यबल ने काम करना शुरू कर दिया है कि आने वाले 1.5 दशक में 5G से भारत की अर्थव्यवस्था में $450 बिलियन का योगदान होने वाला है। ये सिर्फ इंटरनेट की गति नहीं, बल्कि प्रगति और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की गति को भी बढ़ाने वाला है। इसलिए 5G तेजी से रोल आउट हो, इसके लिए सरकार और इंडस्ट्री दोनों को कलेक्टिव एफर्ट्स की जरूरत है। इस दशक के अंत तक हम 6G सर्विस बिल लॉन्च कर पाए, इसके लिए भी हमारी टास्क फोर्स काम करना शुरू कर चुकी है। हमारा प्रयास है कि टेलीकॉम सेक्टर और 5G टेक्नोलॉजी में हमारे स्टार्टअप तेजी से तैयार हो, ग्लोबल चैंपियन बने। प्रधानमंत्री ने कहा कि 5G प्रौद्योगिकी शासन के काम में सुधार, लोगों के जीवन को सुगम बनाने और व्यापार को आसान बनाने में मदद करेगी। हर स्तर पर कनेक्टिविटी को आधुनिक बनाना ही होगा और इसकी बुनियाद का काम करेंगे आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण, आधुनिक टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल। 5G टेक्नोलॉजी भी देश की गवर्नेंस में, ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इन अनेक विषयों में सकारात्मक बदलाव लाने वाली है। इससे खेती, स्वास्थ्य, शिक्षा,
इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स हर सेक्टर में ग्रोथ को बल मिलेगा। इससे सुविधा भी बढ़ेगी और रोजगार के भी नए अवसर बनेंगे। इस अवसर पर संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि देश ने 4G को विकसित करने का चरण पूरा कर लिया है, जबकि 5G प्रौद्योगिकी उन्नत चरण में है। Today, our scientists and engineers have developed a complete 4G technology stack, which is ready for deployment by BSNL, and the 5G technology stack is also in very good advanced stage of development. By the end of this year, we should see our own indigenously developed 5G technology stack. इस अवसर पर सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा कि ट्राई ने दूरसंचार और प्रसारण क्षेत्र के सेवा प्रदाताओं और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए काम किया है। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान ट्राई के रजत जयंती समारोह के उपलक्ष्य में एक डाक टिकट भी जारी किया। दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL की सभी मोबाइल सेवाओं को 2023 तक अपग्रेड किया जाएगा। श्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सभी पहाड़ी राज्यों की BSNL के उन्नयन की मांग अगले साल तक पूरी कर दी जाएगी। उन्होंने आज लेह में कारगिल, लेह और IT सक्षम इंक्यूबेशन सेंटर के वर्चुअली उद्घाटन के अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के बाद देश के हर क्षेत्र में मोबाइल सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। सरकार ने गेहूं निर्यात प्रतिबंधों में कुछ रियायत देने की घोषणा की है। ये निर्णय किया गया है कि इस महीने की 13 तारीख को या उससे पहले सीमा शुल्क विभाग को जांच के लिए सौंपी गई गेहूं की खेप के निर्यात की अनुमति दी जाएगी। केंद्र ने मिस्र के लिए गेहूं की ऐसी खेपों के निर्यात की भी अनुमति दे दी है जो कांडला बंदरगाह पर पहले से लदान के अधीन है। मिस्र की सरकार के अनुरोध के बाद ये फैसला किया गया, जिसने कांडला बंदरगाह पर लदान किए जा रहे गेहूं के लिए निर्यात की मांग की थी। इससे पहले सरकार ने गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। रबी विपणन सीजन 2022-23 में अब तक मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और हिमाचल प्रदेश से 180 लाख टन से अधिक गेहूं की खरीद की जा चुकी है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि इससे 16,99,000 किसानों को 36,412 करोड़ रुपए के न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ मिला है। मंत्रालय ने कहा कि खरीफ विपणन सीजन 2021-22 में धान की खरीद सुचारू रूप से चल रही है। देश में अब तक 777 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान खरीदा जा चुका है। धान की खरीद से 1 करोड़ 11 लाख से अधिक किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य 1,52,000 करोड़ रुपए से अधिक का लाभ हुआ है। जमाइका की अपनी यात्रा के दूसरे दिन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया। राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि भारतीय समुदाय दोनों देशों के सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाता है। Jamaican Indians strengthen the deep root of our cultural linkages and enrich our multifaceted partnership. The Indian diaspora is a living bridge between our two countries. It is a matter of pride for us that members of the Indian diaspora are recognized at the highest level for their contribution to Jamaica. We are very proud of the achievements of the Indian community in Jamaica. India's external engagement has undergone a sea change in the last few years. We have now brought the diaspora at the center stage of our action and engagement. जमाइका की कानून मंत्री मार्लिना मलाहू फोर्ड भी इस अवसर पर उपस्थित थीं। उन्होंने राष्ट्रपति कोविंद की यात्रा पर प्रसन्नता व्यक्त की। I'm Marlene Malahoo Ford, the Law Minister of Jamaica, and we are just absolutely delighted to have His Excellency the President here with us in Jamaica. Jamaica and India have very good fraternal relations, and as you see, there is a large Indian community here, and I think the President will report that he has been enjoying himself. हमारे संवाददाता ने भारतीय समुदाय के प्रतिष्ठित सदस्य डॉक्टर गुना मुपुरी से बात की। श्री गुना को 2019 में राष्ट्रपति द्वारा प्रवासी भारतीय सम्मान प्रदान किया गया था।
To me, it's very nostalgic to see His Excellency or Honorable President of India for the second time in my life, after 2019 when I received the award, to his hands. It is for a country of 1.3 billion people, for the President of India to come all the way, 3 million people, small nation. It says that to India, relations matters. India as a big brother has set certain standards where all the small nations, particularly the developing nations, must adapt, emulate and inherit some of our intellectual property so that they can be seen in the future as a developed nation. राष्ट्रपति कोविंद ने भारतीय समुदाय के लिए डॉक्टर नाग मल्लेश्वर चंदुलू द्वारा किए गए रचनात्मक कार्यों की सराहना की। आकाशवाणी से बातचीत करते हुए डॉक्टर नाग मल्लेश्वर चंदुलू ने भारत और जमाइका सरकार के प्रयासों की सराहना की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कैरेबियाई देशों जमाइका तथा सेंट विंसेंट और ग्रेनेडीन्स के दौरे पर हैं। यह किसी भी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष की कैरेबियाई देशों की पहली यात्रा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। इस बार का विषय है एंथ्रोपोलॉजी और सवाल भेजने की अंतिम तारीख है 18 मई। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई के रजत जयंती समारोह में कहा, भारत इस दशक के अंत तक 6G प्रौद्योगिकी की शुरुआत करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा, 5G प्रौद्योगिकी से देश में शासन प्रणाली में सकारात्मक बदलाव आएगा। सरकार ने गेहूं निर्यात प्रतिबंध पर राहत की घोषणा की। इस महीने की 13 तारीख को या उससे पहले सौंपी गई गेहूं की खेप के निर्यात की अनुमति दी जाएगी। उच्चतम न्यायालय ने वाराणसी जिला मजिस्ट्रेट से कहा कि वे मुस्लिमों के नमाज अदा करने में किसी व्यवधान के बिना ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में शिवलिंग क्षेत्र की संरक्षा सुनिश्चित करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया कि भारत फिल्म व्यापार क्षेत्र में सुगमता लाने को प्रतिबद्ध है। 75वें कान फिल्म महोत्सव में भारतीय मंडप भारत को विश्व के कथा केंद्र के रूप में स्थापित करने पर केंद्रित रहेगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर कल भारतीय मंडप का उद्घाटन करेंगे। इस्तानबुल में विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 3 भारतीय मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल में जगह बनाकर 3 पदक पक्के किए। ओडिशा ने कर्नाटक को 2-0 से हराकर 12वीं राष्ट्रीय सीनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप का खिताब जीता और आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुंबई में मैच जारी। उच्चतम न्यायालय ने वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट से कहा है कि वे ज्ञानवापी मस्जिद के उस क्षेत्र को संरक्षित करें जहां शिवलिंग मिला है, लेकिन ऐसा करते समय मुस्लिमों के प्रवेश और नमाज अदा करने में कोई व्यवधान नहीं आना चाहिए। अदालत बृहस्पतिवार 19 मई को इस मामले की आगे सुनवाई करेगी। इस बीच वाराणसी जिला अदालत ने अधिवक्ता आयुक्त अजय कुमार मिश्रा को उनके पद से हटा दिया है। श्री मिश्रा को काशी विश्वनाथ मंदिर ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण और फिल्म तैयार करने का काम सौंपा गया था। अदालत ने कमेटी को अपनी सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 2 दिन का अतिरिक्त समय भी प्रदान किया। इससे पहले कल वाराणसी की अदालत ने जिला प्रशासन को आदेश दिया था कि वो मस्जिद परिसर में कथित शिवलिंग से संबंधित स्थान को सील करें। उच्चतम न्यायालय वाराणसी की अंजुमन इंतजामिया मस्जिद की प्रबंधन समिति की अपील पर सुनवाई कर रहा था। समिति ने स्थानीय अदालत के मस्जिद परिसर में मां श्रृंगार गौरी स्थल का वीडियो सर्वेक्षण करने के आदेश को चुनौती दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष कान फिल्म महोत्सव में भारत को सम्मानित देश का दर्जा दिए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है।
उन्होंने कहा कि ये ऐसे समय में हो रहा है जब भारत अपनी आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। कान फिल्मोत्सव की भी 75वीं वर्षगांठ है और भारत फ्रांस के कूटनीतिक संबंधों के भी 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म निर्माता देश है। उन्होंने कहा कि समृद्ध विरासत और सांस्कृतिक विविधता भारतीय फिल्म क्षेत्र की विशिष्टता है। श्री मोदी ने फिल्म व्यापार क्षेत्र में सुगमता लाने की भारत की वचनबद्धता दोहराई। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि 75वें कान फिल्मोत्सव में भारतीय मंडप भारत को विश्व के कथा केंद्र के रूप में स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। अनुराग ठाकुर ने बताया कि इस वर्ष कान में भारत की भागीदारी कई अर्थों में महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कान फिल्मोत्सव में भारत की प्रतिष्ठा और विश्व भर में उसकी सिनेमाई उत्कृष्टता को मान्यता मिलने से देश को वैश्विक विषय वस्तु का केंद्र बनने में मदद मिलेगी। भारतीय मंडप का कल उद्घाटन किया जाएगा। अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के प्रयास के तहत केंद्र सरकार अब लघु विमान, सी प्लेन और हेलीकॉप्टर सेवा संचालित करने वाली कंपनियों को बढ़ावा देगी। आकाशवाणी के साथ एक विशेष भेंट में केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि देश में लघु विमान स्कीम के अंतर्गत कई नए रूट संचालित किए जाएंगे। Extremely ambitious program to increase connectivity and penetration to the last mile in India. Currently in India we have 144 million flyers, which talks about a penetration of around 9 to 10% of our total population. It was the Prime Minister's dream and his sankalp that we must democratize air travel, and therefore Udan is a huge leap forward towards that goal. Udan is a scheme that has started in 2016. As on date, we have close to about 419 operational routes through Udan, which never existed before. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने चेन्नई में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम के पुत्र कार्ति पी चिदम्बरम के परिसरों की तलाशी ली। चेन्नई के अलावा मुंबई, दिल्ली, कर्नाटक में कोप्पल और ओडिशा के झारसुगुड़ा सहित 9 अन्य स्थानों पर भी छापे मारे गए। ये कार्रवाई श्री कार्ति चिदम्बरम सहित 5 अभियुक्तों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के आधार पर की गई। देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के शेयर आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने पर 867 रुपये 20 पैसे प्रति शेयर के स्तर पर खुले, जो इश्यू प्राइस से 8.62% कम है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में ये शेयर निर्धारित मूल्य से 8.11% की गिरावट के साथ 872 रुपये प्रति शेयर पर खुले। इनका मूल्य 949 रुपये प्रति शेयर था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार की प्राथमिकता है कि अमरनाथ यात्रा के लिए आने वाले यात्री बिना किसी परेशानी के दर्शन कर सकें। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि अमरनाथ यात्रियों की आवाजाही, रहने, बिजली, पानी, संचार और स्वास्थ्य सहित सभी आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की जाए। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा पूरे उत्साह के साथ चल रही है। अब तक 3 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने चारधाम के दर्शन कर लिए हैं। राज्य सरकार और जिला प्रशासन यात्रा की व्यवस्थाओं पर लगातार नजर रखे हुए है। तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। उत्तराखंड में 4 प्रसिद्ध हिमालयी मंदिर के लिए चारधाम यात्रा 3 मई को गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिरों के कपाट खुलने के साथ शुरू हुई। प्रसिद्ध भगवान शिव मंदिर केदारनाथ के कपाट 6 मई और बद्रीनाथ के कपाट 8 मई को जनता के लिए खोल दिए गए। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र किफायती और सुलभ स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य और आरोग्य थर्ड पार्टी मूल्यांकन रिपोर्ट जारी करते हुए डॉक्टर मांडविया ने कहा कि सरकार चाहती है कि दूर दराज के क्षेत्रों में भी सर्वोत्तम स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जा सकें।
38,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कार्यरत थे, जिसको मिनिमम 1 वर्ष चला हुआ हो और उसका क्या आउटपुट निकला है। प्रधानमंत्री जी का विजन वो फुलफिल हो रहा है क्या। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर आई हुई एक वृद्ध महिला को पूछा गया कि कैसा आपका अनुभव रहा, तो कहा कि मुझे नियमित यहाँ से मेरे घर के नजदीक मुझे ट्रीटमेंट मिल जाती है और मेडिसिन भी मिल जाती है, तो उसकी सफलता है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर यानी कि गांव में रहने वाले गरीब व्यक्ति को अपने नजदीक के सेंटर पर आके उसको स्पेशलिस्ट डॉक्टर का मार्गदर्शन मिले, ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण काम है। आने वाले दिनों में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के द्वारा हम लास्ट माइल, एक लास्ट झोपड़ी में रहने वाले एक गरीब व्यक्ति को अपने घर के नजदीक कैसे बेस्ट ट्रीटमेंट मिले या तो बेस्ट मार्गदर्शन मिले, ये बहुत आवश्यक होता है। आज हाइपरटेंशन यानी उच्च रक्तचाप दिवस है। हर वर्ष 17 मई को ये दिवस मनाया जाता है। इसका लक्ष्य उच्च रक्तचाप और इसके लक्षणों के बारे में जागरूकता पैदा करना है। दिल्ली की डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी ने इस बीमारी से बचने के लिए नियमित जांच को महत्वपूर्ण बताया है। हाइपरटेंशन को हम साइलेंट किलर भी बोलते हैं, क्योंकि कई बार लोगों को पता ही नहीं होता है कि उनको ब्लड प्रेशर है और धीरे धीरे वो अंदर ही अंदर हमारे ऑर्गन्स को, हमारी बॉडी को नुकसान देता रहता है। हमें जरूर अपने रेगुलर चेकअप्स कराने चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हमारा ब्लड प्रेशर लेवल कैसा रहता है, ताकि अगर बढ़ रहा है या कोई बात है तो हम उसके लिए समय से कोई ना कोई स्टेप उठा सकें। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि अगर ब्लड प्रेशर हो गया तो अब जिंदगी भर दवा खानी पड़ेगी, और इसलिए बहुत सारे लोग दवा नहीं खाते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म हमारी बॉडी पे बहुत बुरा असर डाले, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और अगर हम अच्छे से अपनी डाइट को कंट्रोल करें, अगर हम एक्सरसाइज करें, जैसे मेडिटेशन है, योगा है, इन सब चीजों को अगर हम करें तो हम धीरे धीरे अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए प्रतिदिन ला रहे हैं इस शानदार संघर्ष की झलक। आज सालबाई संधि की वर्षगांठ है। सालबाई संधि से प्रथम अंग्रेज मराठा युद्ध समाप्त हुआ था। उस संधि पर 17 मई 1782 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठों ने हस्ताक्षर किए थे। सालबाई मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में है। मराठा शासक महादजी सिंधिया ने अक्टूबर 1781 में अंग्रेजों के साथ समझौता किया। इसके तहत सिंधिया संधि के बारे में पूना काउंसिल के साथ बातचीत करने के लिए सहमत हो गए। संधि की शर्तों के अनुसार अंग्रेजों ने महाराष्ट्र का द्वीप सालसेट अपने पास रख लिया और महादजी सिंधिया को यमुना के पश्चिम में अपने सभी क्षेत्र वापस मिल गए। दोनों पक्षों ने दक्षिण भारत में युद्ध के दौरान जीते हुए एक दूसरे के क्षेत्र लौटा दिए। सालबाई की संधि भारत में इंग्लैंड के शासन के इतिहास में क्रांतिकारी मोड़ साबित हुई। अंग्रेजों को वैसे तो केवल सालसेट द्वीप ही मिला, लेकिन इस संधि से सिद्ध हो गया कि भारतीय शासक मिलकर कार्य नहीं करते और यहाँ तक कि मराठा शासकों में भी मतभेद है। इससे अंग्रेजों की हिम्मत बढ़ी कि उन्होंने उस समय के भारत में सबसे ताकतवर सत्ता पर बढ़त हासिल की। आज हम क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी महावीर सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। वे 17 मई 1939 को वीर गति को प्राप्त हुए थे। महावीर सिंह महान क्रांतिकारी स्वाधीनता सेनानी चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह के विश्वसनीय सहयोगी थे। जब शहीदों की अर्थी उठे धूम से, देश वालों बहाना नहीं,
महावीर सिंह का जन्म 1904 में उत्तर प्रदेश के एटा जिले में हुआ था। वे विद्यालय के दिनों से ही स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए। उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया। 1925 में कानपुर कॉलेज में पढ़ाई के दौरान महावीर उस समय के अन्य युवा क्रांतिकारियों से मिले और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य बन गए। महावीर 1927 में लाहौर चले गए और क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय हो गए। सैंडर्स हत्याकांड के संबंध में महावीर को गिरफ्तार कर लिया गया और द्वितीय लाहौर षड्यंत्र केस में उन पर मुकदमा चलाया गया, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु भी आरोपित थे। महावीर को आजीवन निष्कासन की सजा दी गई। अंडमान में उन्होंने सेलुलर जेल में खराब जीवन दशाओं और कैदियों के साथ अमानवीय व्यवहार के विरोध में आंदोलन किया। उन्होंने अपने अधिकारों के लिए भूख हड़ताल कर दी और इसके बाद क्रूरता का दंश झेलते हुए 17 मई 1939 को महावीर का निधन हो गया। इस महान क्रांतिकारी को शत शत नमन। आज हम स्वाधीनता सेनानी दौलत राव नाइक को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। ब्रिटिश पुलिस ने 17 मई 1879 को उनकी हत्या कर दी थी। दौलत राव रामोशी ग्रुप के सक्रिय सदस्य थे, जिसकी स्थापना महान मराठी स्वाधीनता सेनानी वासुदेव फडके ने की थी। जीवन अपुले सार्थ करारे, राष्ट्रभक्ती निस्वार्थ करारे, एकजुटीने कार्य कराया देशाचे। दौलतराव नाइक महाराष्ट्र के सतारा के थे। वे 1879 में बलवंत फडके के रामोशी रिवोल्यूशनरी ग्रुप में शामिल हुए। उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए ब्रिटिश कारोबारियों से धन जुटाने के कई अभियानों में भाग लिया। दौलतराव 17 मई 1879 को तालेगांव में ब्रिटिश पुलिस की गोली से मारे गए। वीर दौलतराव को शत शत नमन। इस्तांबुल में 12वीं महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कल सेमीफाइनल मैच खेले जाएंगे। सेमीफाइनल में कल निखत जरीन, मनीषा और परवीन अपनी चुनौती पेश करेंगी। इन तीनों मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल में जगह बनाकर देश के लिए 3 पदक पक्के कर लिए हैं। ओडिशा ने 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीत ली है। भोपाल के मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम में आज खेले गए फाइनल में ओडिशा ने कर्नाटक को 2-0 से हराया। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से हो रहा है। ताजा समाचार मिलने तक हैदराबाद ने 9 ओवर में 1 विकेट पर 89 रन बना लिए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में संपन्न हुए डेफ ओलंपिक्स खेलों में अब तक के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले भारतीय दल को बधाई दी है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि भारतीय दल का प्रत्येक खिलाड़ी देशवासियों के लिए एक प्रेरणा है। प्रधानमंत्री इस महीने की 21 तारीख को अपने आवास पर पूरे दल की मेजबानी करेंगे। असम के 20 जिलों में लगभग 2 लाख से अधिक लोग बाढ़ की चपेट में हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने असम के कुछ हिस्सों में तेज बारिश से उत्पन्न स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने स्थिति का जायजा लेने के लिए असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा से बातचीत की। श्री शाह ने एक ट्वीट में कहा कि एनडीआरएफ की टीमें पहले ही तैनात कर दी गई हैं। श्री शाह ने केंद्र की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। केरल में मौसम विभाग ने तेज से बहुत तेज बारिश की आशंका के बीच राज्य के मध्य और उत्तरी हिस्सों के 9 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई के रजत जयंती समारोह में कहा, भारत इस दशक के अंत तक 6G प्रौद्योगिकी की शुरुआत करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा, 5G प्रौद्योगिकी से देश में शासन प्रणाली में सकारात्मक बदलाव आएगा। सरकार ने गेहूं निर्यात प्रतिबंध पर राहत की घोषणा की। इस महीने की 13 तारीख को या उससे पहले सौंपी गई गेहूं की खेप के निर्यात की अनुमति दी जाएगी। उच्चतम न्यायालय ने वाराणसी जिला मजिस्ट्रेट से कहा कि वे मुस्लिमों के नमाज अदा करने में किसी व्यवधान के बिना
ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में शिवलिंग क्षेत्र की संरक्षा सुनिश्चित करें। अगली सुनवाई 19 मई को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया कि भारत फिल्म व्यापार क्षेत्र में सुगमता लाने को प्रतिबद्ध है। 75वें कान फिल्म महोत्सव में सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर कल भारतीय मंडप का उद्घाटन करेंगे और आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।